हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये क्लासेस आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज ये जो क्लासेस है आपका तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा आज के इस क्लास के बाद। तो चलिए एक बार फटाफट से आप लोग लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। ऐसी क्लासेस आपको यूट्यूब पर पूरे नहीं मिलने वाली है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न तो पता ही है, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बता ही दिया है। अब आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को ऐसे पोस्टमार्टम करने वाले हैं जहां से आपके पेपर में निश्चित ही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा स्थित है। क्या कालीबंगा जो है या गुजरात में स्थित है या फिर राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब में स्थित है? तो आपको याद रखना है कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। लेकिन आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि कालीबंगा जो है यह राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ जिले में। क्या याद रखोगे? हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन स्थल है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चंस अनेकों प्रकार के बन सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी। क्या याद रखोगे? घग्गर नदी के किनारे कौन स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है, जो कि वर्तमान समय में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्राचीन की बात कर लिया जाए तो आपको याद रखना है इसी नदी को प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो प्राचीन में इसे द्रखद्वती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रखद्वती नदी कहा जाता था, या फिर इसी को सरस्वती नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी घड़ी कहा जाता था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे अगर पूछ लिया जाए ये कालीबंगा आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, तो देखिए कालीबंगा जो है जहां से पूर्व और उत्तर हड़प्पा, क्या याद रखोगे? पूर्व एवं उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य मिलता है। पूर्व और उत्तर हड़प्पा का साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए कहां से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए देखो और भी ये क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि अगर पूछ लिया जाए कि भूकंप का प्रमाण जो है यह सबसे पहली बार कहां से मिला, तो आपको याद रखना है इसी कालीबंगा से जो है भूकंप का सबसे पहला प्रमाण मिला था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, और बढ़िया से याद कर जाना, यहां से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। फटाफट से यार आप लोग सभी दोस्तों को शेयर करो जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कालीबंगा का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो देखिए कालीबंगा जो है इसका साहित्यिक अर्थ क्या है? अब इसको मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। नाम क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। अब देखो इसको कैसे मैं तोड़ता हूं, तो काली यहां पर क्या करो, एक अलग कर दो काली और एक कर दो अलग बंगा। क्या कर दो? बंगा। अब देखो काली का अर्थ यहां पर सीधा सीधा हो जाता है क्या? काला। काली का क्या अर्थ हो जाता है? काला रंग। और बात करते हैं बंगा का क्या अर्थ होता है, तो बंगा का मेरे भाई याद रखोगे चूड़ी अर्थ होता है। क्या होता है? यानी कि सिंपली इसका जो साहित्यिक अर्थ है काली बंगा का, वो क्या हो जाएगा? काली चूड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली चूड़ी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा का खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है अमलानंद के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद के द्वारा जो है इस कालीबंगा का खोज 1952 ईस्वी में किया जाता है। कितने ईस्वी में? 1952 ईस्वी में अमलानंद के द्वारा जो है इस कालीबंगा शहर का क्या किया जाता है? खोज किया जाता है। अब यदि यहां पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं। देखिए यहां से कुछ और प्रश्न बनते हैं। फिर यदि पूछ लिया जाए ये जो कालीबंगा है यहां पर सबसे पहले उत्खनन का जो कार्य है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले उत्खनन का जो कार्य है यह किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है थापर और बीपी लाल। किसके द्वारा? थापर और बीपी लाल के द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो उत्खनन का कार्य किया जाता है, जो कि कब किया जाता है? 1961 में प्रारंभ होती है और यह उत्खनन कार्य 1969 तक चलता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे अगर पूछ लिया जाए, देखो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कालीबंगा स्थान जो है, कालीबंगा स्थान, इसकी पहचान जो है यह किसके द्वारा सबसे पहली बार किया जाता है? तो इसकी पहचान आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है? तो टेस्की टोरी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? टेस्की टोरी के द्वारा। वैसे इसका पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एलपी टेस्की टोरी। क्या याद रखना है? एलपी टेस्की टोरी के द्वारा जो है कालीबंगा का क्या किया जाता है? तो सबसे पहली बार पहचान किया जाता है। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, यह क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि पुरुष सूक्त जो है यह किससे संबंधित है? तो
मेरे भाई पुरुष सूक्त जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताना, मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की जो संख्या है या वेदों की कुल संख्या कितनी है, आप फटाफट से कमेंट करके बता दो। इसके बाद देखिए आपको पता हो गया कि पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है मेरे भाई? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के किस मंडल में पूछ लिया जाए, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो आपको याद रखना है 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है ऋग्वेद में। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या कहते हैं ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कुल ऋचाओं की संख्या जो है यह कितनी है ऋग्वेद में। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नारी है जो कि वैदिक काल का नहीं है? क्या राधिका जो वैदिक काल से संबंधित नहीं है? क्या लोपामुद्रा जो है यह वैदिक काल से संबंधित नहीं है? या फिर घोषा या फिर विश्ववारा? तो देखिए यहां पर जो है लोपामुद्रा जो कि वैदिक काल से संबंधित है, घोषा भी वैदिक काल से संबंधित है, विश्ववारा भी जो है यह वैदिक काल से संबंधित है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राधिका जो है यह वैदिक काल से संबंधित नहीं है। इसके साथ साथ देखिए लोपामुद्रा, घोषा और विश्ववारा के साथ साथ कुछ और नाम नोट कर लीजिए अगर पूछ लिया जाए आपसे, जैसे कि क्या रखना है आपको, गार्गी यह भी वैदिक काल से संबंधित है। जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे मैत्रेयी यह किस काल से संबंधित है, तो वैदिक काल की नारियां हैं। इसके बाद पूछ लिया जाए अरुंधति, क्या पूछ लिया जाए, अरुंधति जो है यह किस काल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये सभी के सभी नारियां जो है यह वैदिक काल से संबंधित है। अब आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करते हैं। बात करें अगर वैदिक काल का, हेडिंग बना लो वैदिक काल। पूछ लिया जाए वैदिक काल में राजाओं को, किसको, वैदिक काल में राजाओं को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है गोप नरेश। क्या कहा जाता था? गोपपति कहा जाता था या गोप नरेश कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए वैदिक काल जो है, ठीक है, वैदिक काल में जो है सबसे पहली बार किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टार लगाना, पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस। और देखिए आपको याद रखना है वैदिक काल में जो सबसे पहली बार धातु प्रयोग किया गया वह कौन सा धातु था, तो तांबा धातु था। कौन सा धातु? तांबा कहे या फिर कॉपर कहे, क्या कहे, तांबा कहे या फिर कॉपर कहे, कॉपर धातु का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में किया जाता है। अगर बात कर लिया जाए, देखिए अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में भारत का नाम क्या रखा गया था, तो आपको याद रखना आर्याव्रत। क्या नाम रखा गया था? आर्याव्रत रखा गया था। आगे पूछ लिया जाए फिर से, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक काल का जो संस्थापक था, ठीक है, वैदिक काल का संस्थापक याद रखोगे मेरे भाई, वैदिक काल का संस्थापक कौन, तो आर्य थे। कौन थे? आर्य, जिसको वैदिक काल का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? क्या वैशाली थी या फिर ग्रीवरज थी या फिर पाटलिपुत्र या फिर चंपा थी? आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट का। अगर मैं बात करूं मगध की, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र को, किसको, पाटलिपुत्र को जो है मगध की पहली राजधानी किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको याद रखना है उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को मगध की पहली राजधानी बनाई गई। फिर यहां पर देखिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बिंबिसार की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, किसकी बात कर लिया जाए, बिंबिसार की अगर बात कर लिया जाए तो बिंबिसार के समय जो है मगध की राजधानी कहां थी, तो आपको याद रखना है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। फिर मैं यदि बात कर लूं, ठीक है, बिंबिसार की, अगर मैं बात कर लूं बिंबिसार की, तो बिंबिसार को एक नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। राजगीर का श्रेणिका के नाम से किसको जाना जाता है, तो राजगीर की श्रेणिका के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है। आगे मैं अगर बात करूं यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मगध की, कहां की, मगध की जो है सबसे पुरानी राजधानी, मगध की जो है सबसे पुरानी राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, मैंने आपसे क्या पूछा था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, यहां पर आंसर क्या आ गया, गिरिब्रज। अब देखो गिरिब्रज को ही हम लोग राजगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिब्रज को ही हम लोग राजगृह कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजपूत आया था वह कौन था, तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज को किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था,
तो आपको याद रखना है यूनान के राजा के द्वारा, किसके द्वारा, यूनान के राजा के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह यूनान का राजा कौन था, तो आपको याद रखना है सेल्यूकस निकेटर। क्या याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, जिसके द्वारा क्या किया गया था, तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, किसकी बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य थे। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चाणक्य थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था, चीनी यात्री की अगर बात कर लिया जाए तो चीनी यात्री याद रखोगे फाहियान। क्या याद रखोगे, फाहियान जो था, जो एक चीनी यात्री था, और यह किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक किसको माना जाता है, तो आपको याद रखना है बृहद्रथ को। किसको माना जाता है, बृहद्रथ, जो कि चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, सॉरी, मौर्य वंश का क्या है, तो अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत के रचयिता कौन है, स्टार लगाइए। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। तो देखिए मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, मेघदूत को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं देखिए सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो नोट कर लेना, ठीक है। नल दमयंती जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है सूरदास के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोवर्धन लीला जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी लिखा गया है सूरदास के द्वारा। बात करते हैं तुलसीदास की, किसकी बात करते हैं, तुलसीदास की अगर बात करें तो रामचरितमानस, आपको पता होगा रामचरितमानस जो है यह किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। और देखिए तुलसीदास को मेरे भाई क्या जाना जाता है, तो जन जन का कवि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जन जन के कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो तुलसीदास को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं रामचरितमानस की, किसकी बात करूं, रामचरितमानस की, तो तुलसीदास के द्वारा किस भाषा में इसकी रचना की गई थी, तो आपको याद रखना है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा, तो तुलसीदास के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज। देखिए स्टार लगाइए क्वेश्चंस, और पक्का पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है कि तृतीय बौद्ध संगीत की आयोजित हुई थी। अब पहले तो आप इसका आंसर बाद में करना, अगर पता है आपको तो कमेंट कर दो। आप सबसे पहले कॉपी पेन से नोट कीजिए। बात करते हैं, देखिए मैं बौद्ध संगीत की अगर बात कर लूं तो बौद्ध संगीत की जो है कुल मिलाकर कितने बौद्ध संगीती का आयोजन किया गया, तो आपको याद रखना है 6 बौद्ध संगीती, जिसमें से 5 को प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है, 5 को प्रमुख माना जाता है। अक्सरता आपको मूल रूप से पूछा जाए तो आप 5 बताओगे, लेकिन वैसे अगर पूछ लिया जाए तो 6 बौद्ध संगीती का आयोजन किया गया। अगर मैं बात करूं, बारी बारी से नोट करो, प्रथम बौद्ध संगीती की अगर बात करूं तो प्रथम बौद्ध संगीती जिसका आयोजन कहां पर होता है, तो राजगृह में होता है। कहां पर होता है, प्रथम बौद्ध संगीती जिसका आयोजन राजगृह में होता है। और यह किसके संरक्षण में होता है, तो अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु के संरक्षण में इसे आयोजित करवाया जाता है। आगे बात करें द्वितीय की, किसकी बात करें, द्वितीय की अगर बात करें तो द्वितीय जो है यह किसके क्या कहते हैं, कहां पर आयोजित की जाती है, तो द्वितीय बौद्ध संगीती वैशाली में आयोजित करी जाती है। और किसके संरक्षण में, तो आपको याद रखना है कालाशोक के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, कालाशोक के संरक्षण में इसे आयोजित किया जाता है। आगे बात करेंगे देखिएगा तृतीय की, तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीती जो है इसका आयोजन कहां किया जाता है, तो पाटलिपुत्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, पाटलिपुत्र में किया जाता है। और किसके संरक्षण में, तो अशोक के संरक्षण में, ठीक है, राजा अशोक के संरक्षण में। फिर बात करेंगे चौथी की, किसकी बात करेंगे, चौथी, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और चौथी का जो आयोजन है यह कहां पर किया जाता है, कुंडल वन में। कहां पर किया जाता है मेरे भाई, कुंडल वन में इसका क्या किया जाता है, तो आयोजन किया जाता है। और किसके संरक्षण में, तो राजा कनिष्क के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, राजा कनिष्क के संरक्षण में। बात करें हम लोग पांचवी की, किसकी बात करें, पांचवी बौद्ध संगीती जिसका आयोजन कहां पर, तो उज्जैन में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है, जो कि किसके संरक्षण में, तो आपको याद रखना है मिंडन के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, मिंडन के
संरक्षण में। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से एक ना एक क्वेश्चंस आपको देखने को पेपर में मिल ही जाएगा, इसलिए आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर जाना है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो कहां पर, पाटलिपुत्र में होता है, ये मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। और किसके संरक्षण में, तो अशोक के संरक्षण में होता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किससे संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से, या फिर रामगुप्त से, या फिर समुद्रगुप्त से। तो सिंपली याद रखोगे प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त जिसे क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किससे है। तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो है यह किससे संबंधित है, तो हर्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां पर एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, क्या देखेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस की बात कर ले तो देखिए 2019 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले इसे समझिए। क्वेश्चंस कहता है कि अशोक का धम्म क्या था, इसके प्रसार के उसने कौन कौन से उपाय किए, यानी कि अशोक ने अपने धम्म के प्रसार के लिए क्या क्या उपाय किया। तो क्वेश्चंस का की पॉइंट क्या निकल कर आया मेरे भाई, तो देखो क्वेश्चंस के की पॉइंट को अगर पकड़ लेते हो ना, तो आपको आंसर नहीं भी आता रहेगा ना, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं इसके की पॉइंट की, तो इसका की पॉइंट है अशोक का धम्म क्या है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो धम्म है यह क्या है। तो बात करते हैं अगर धम्म का, तो देखिए धम्म का शाब्दिक अर्थ होता है सदाचरण। क्या होता है धम्म का शाब्दिक अर्थ, याद रख सकोगे, क्या होता है, सदाचरण। सदाचरण का क्या अर्थ होता है समझिएगा। देखो सदाचरण का अर्थ यही होता है कि जीवन में देखिए एक दूसरे व्यक्ति का क्या करना, सहयोग करना। क्या करना, एक दूसरे व्यक्ति का हमेशा क्या करना, सहयोग करना, यही सदाचरण। देखिए यानी कि सभी के प्रति एक आचरण को प्रस्तुत करना क्या है, सदाचरण है। तो आप समझ गए कि धम्म का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, सदाचरण होता है। और सदाचरण यानी कि कहने का यह तात्पर्य है, सदाचरण से क्या मतलब है, तो जीवन में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, यही सदाचरण कहलाता है। अब बात करते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक का इस धम्म से क्या संबंध है। तो देखो सम्राट अशोक ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो प्रत्येक मनुष्य जो है यह अपने माता पिता की सेवा उसे तो निश्चित करनी चाहिए, शिक्षकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अहिंसा एवं सच्चाई का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी मनुष्य से पशुवध बलि से बचने के लिए कहा। अब देखिए क्या होता है, इसने देखो जैसे ही इन्होंने क्या किया, सदाचार का भाव दिया। किसका भाव दिया, सदाचरण का भाव दिया। तो यहां पर इसका क्या अर्थ बताया था मैंने, सीधा सीधा कि एक जीव या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ बेहतर संबंध। तो बेहतर संबंध का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं कि आप माता पिता का अनादर करो, आपका फर्ज बनता है आप माता पिताओं की क्या करो, तो सेवा करो, गुरुओं का क्या करो, तो सम्मान करो। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा के मार्ग पर चलिए, सच्चाई के मार्ग पर चलिए, कोई भी हिंसात्मक भाव अपने मन में ना रखिए, कोई भी गलत भावना अपने अंदर पैदा नहीं कीजिए। ये किसका मानना था, सम्राट अशोक का मानना था। साथ ही उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की बात कही है। जैसे कि देखिए जानवरों की अगर बात कर लिया जाए तो लोग क्या करता है, देखता है ये जानवर है, उस पर अनगढ़ प्रहार करना शुरू करता है। नौकरों के साथ लोग क्या करता है, तो क्या कहते हैं, जबरदस्ती वर्क करवाता है, उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। कैदियों, जैसे कि मान लीजिए जेल में कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कैदियों के साथ काफी सारा टॉर्चर किया जाता है, उसे काफी सारे कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन उनका मानना था कि उन सभी के साथ एक क्या करना चाहिए, तो समान व्यवहार यानी कि मानवीय व्यवहार प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यह शाब्दिक अर्थ है किसका मेरे भाई, तो अशोक के धम्म का। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। आगे अब बात करेंगे हम लोग कि इसके प्रसार के जो है, यानी कि इसका जो प्रचार प्रसार किया गया अशोक के द्वारा, इसके क्या क्या उपाय किए गए। तो देखिए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म के प्रचार
प्रसार के लिए बहुत सारे उपाय किए। उन्होंने अपने निजी जीवन और सार्वजनिक नीतियों के संचालन सिद्धांत के रूप में क्या किया, तो धम्म के सिद्धांत को अपनाया। इस संबंध में उन्होंने जो महत्वपूर्ण उपाय किए हैं वो निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय था, देखो यहां पर काफी शॉर्ट्स में मैंने लिखने का कोशिश किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। देखिए धम्म के सिद्धांत का उन्होंने सबसे पहले शिलालेखों पर क्या करवाया, तो खुदाई करवाया। उसने धम्म के सिद्धांतों को शिलालेखों पर खुदवाया और उसे जगह जगह पर स्थापित करवाया ताकि क्या हो सके, लोगों को कम से कम इसके बारे में क्या हो सके, तो जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे अभी क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई शॉप खोलना हो या फिर आप क्या करते हो, कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हो। प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हो, तो अनेकों अनेकों प्रकार के उपाय का प्रयोग करते हो। ठीक उसी प्रकार से अशोक ने भी अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले तो उन्होंने शिलालेख खुदवाए और शिलालेख को जो है जगह जगह पर उन्होंने लगवाया ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने क्या उपाय किया, तो दूसरा जो इन्होंने उपाय किया था, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अब धम्म महापात्र क्या है इसको समझिएगा। इन्होंने अपने अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। यह कर्मचारी राज्य में घूम घूम कर क्या करते थे, तो लोगों को धम्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते थे। सिंपल सी बात है। अब देखो यह करना तो जरूरी था क्योंकि लोगों के बीच कोई भी चीजें आएगी तब तो वह क्या कहते हैं, गतिशील तरीके से कार्यरत हो पाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, तो धम्म के महापात्रों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, यानी कि कुछ लोगों को इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया और वो जो लोग थे यह एक कर्मचारी के रूप में थे और यह विभिन्न विभिन्न राज्यों में घूम कर क्या किए, तो अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण क्या हो सका, तो अशोक का जो धम्म है ये काफी ज्यादा क्या हो सका, तो प्रचलित हो सका। आगे देखिए अगला जो है व्यवहारिक नीतियों का अवलंबन। अब व्यवहारिक नीतियों के अवलंबन के अंतर्गत क्या किया, तो उसने अपने सभी कर्मचारियों को लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। उन्होंने क्या किया, तो लोगों को जो भी कर्मचारी जिसको क्या कहते हैं धम्म महापात्र के रूप में नियुक्त किए थे, उन सभी को एक आदेश दिया। एक तरीके से कहा जाए तो उन सभी को एक ऑर्डर दिया कि मेरे भाई आप जहां भी जाओ, जो भी व्यक्ति आपके साथ मिले, जिस स्थिति में मिले, जैसा भी हो, वह गरीब हो अमीर हो मायने नहीं रखता है, क्या कहते हैं पढ़ा हो लिखा हो ना हो, अनपढ़ हो, ठीक है, बिल्कुल भी उस सभी के साथ आपको क्या करना है, तो एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना है ताकि हम क्या कर सके, तो ऐसी स्थितियों में लोगों में परिवर्तन लाया जा सके। जैसे कि देखिए लोगों में परिवर्तन लाने की अगर बात करें तो लोग क्या करता है, जैसे एक पागल को देखते हो, तो एक पागल को देखते हो तो लोग उसको क्या करता है, पागल की दृष्टि से देखता है और उसके साथ उसी प्रकार का बिहेवियर प्रस्तुत करता है, जिसके कारण उस पागल की स्थिति में और भी क्या कहते हैं, तो स्थिति खराब ही उसकी हो जाती है, ना कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने क्या किया, तो लोगों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, उसको अपने अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि सभी के साथ क्या करना, तो एक अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना। फिर देखिए अगला जो इन्होंने क्या कहते हैं उपाय अपनाए वह क्या था, तो पर्याप्त धन की लागत। अब किसी भी चीज जैसे कोई बिजनेस ही अगर तुम करते हो तो क्या होता है, उसके लिए लागत की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से ये बिजनेस के तौर पर अगर मैं देख लूं, ठीक है, किसी कार्य प्रणाली के तौर पर देख लूं तो यह भी एक कार्य प्रणाली ही था अशोक के लिए। किसी धर्म का प्रचार करना, किसी धर्म की प्रचार प्रसार करना, तो स्वाभाविक बात है कि वहां लागत तो आएगी ही। अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए काफी ज्यादा धन खर्च किया ताकि यह विदेशों तक फैल सके। उसका मोटिव सिर्फ यह नहीं था कि इसको मैं अपने देश तक रखूं, उसका मोटिव तो यह था कि इसे मैं विभिन्न विभिन्न देशों में पहुंचा सकूं, लोगों को इससे रूबरू करा सकूं और इसे जोड़ने का प्रयास कर सकूं। अगला पॉइंट क्या था, इन्होंने जो उपाय अपनाए वह था क्या, तो पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजना। इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेज दिया। किस लिए, तो प्रचार प्रसार के लिए। देखो उसने स्वयं अपने पुत्र महेंद्र को, उसके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था, तथा पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, जिसको प्रचार का कार्य सौंपा और प्रचार का काम सौंप करके उन्होंने क्या किया, तो उसे कहां भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, जिसे धर्म ज्यादा दूर तक फैला सके, यानी कि धर्म के जो प्रचार प्रसार है ये काफी देशों तक फैल सके, काफी दूर तक फैल सके। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को प्रयोग में लाया और उसे काम पर लगा दिया। आगे था क्या, तो सहयोग की भावना का विकास। आगे क्या था, सहयोग की भावना का विकास। यानी कि देखिए इसका सीधा सीधा धर्म का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, धर्म का अर्थ मैंने आपको बताया था सदाचार। क्या बताया था, सदाचार कहे या स्वविचार कहे, जो भी कह सकते हो आप। तो देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि लोगों के अंदर सहयोग का भावना, यानी कि एक दूसरे की मदद की भावना को पैदा करने का इन्होंने क्या किया, कोशिश किया। वे गरीब और निर्बल
लोगों की मदद करने लगे। इसके साथ साथ अलग अलग समुदायों के बीच सहयोग की भावना जागृत करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि उन्होंने सभी के बीच समानता स्थापित करने की कोशिश की। जो व्यक्ति गरीब थे, निर्बल थे, असहाय थे, निर्धन थे, उसका क्या किया, तो सहयोग किया, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश किया। विभिन्न विभिन्न अलग अलग समुदायों के बीच में उन्होंने क्या किया, जैसे कि देखते हो अभी क्या होता है, हिंदू मुस्लिम लोग करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के बीच प्रतिद्वंदात्मक भावनाएं रहती है, लेकिन यह इन्होंने क्या किया, तो इन सभी भावनाओं को दबाते हुए सभी लोगों में क्या किया, तो एक भाव जागृत किया और उसे एक करने का प्रयास किया। तो यह मेन उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था यह, तो अशोक के धम्म का। अब बात करते हैं निष्कर्ष का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जाम में बेहतर परसेंटाइल प्राप्त करने का। देखिए, निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार सम्राट अशोक के धम्म के प्रसार के लिए अनेकों तरीके अपनाए गए और उन्होंने भी धम्म के विचारों को अपनाकर अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो यह कुल मिलाकर क्या था, तो अशोक के धम्म से संबंधित फैक्ट थे। अब इसमें कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जो आंसर आपने बताया है बहुत छोटा है। हाँ, मैंने इसे बहुत छोटा बनाया है। देखो, इसमें आप कर सकते हो क्या, तो इसमें आप इसे रिलेट कर सकते हो अशोक के जीवनी से। किससे रिलेट कर सकते हो, अशोक के जीवनी को इसमें आप वर्णित कर सकते हो। जीवनी को वर्णित करने के बाद अशोक के धम्म के बारे में बता सकते हो, धम्म के प्रचार के बारे में, प्रचार प्रसार उन्होंने कैसे किया। और देखिए, यहां पर जो मैंने आपको सिर्फ एक राह दिखाने की कोशिश करी है। अब देखो, यहां पर जैसे है, मान लीजिए धम्म सिद्धांतों का शिलालेख, तो मैंने क्या लिखा कि उन्होंने जगह जगह पर स्थापित करवाया। अब यहां पर तो आप अपने मन से देखो, यहां से जोड़ सकते हो। मैंने इसको जो एक्सप्लेन किया इसके तहत आप जोड़ सकते हो। क्या उन्होंने इसलिए इसका क्या कहते हैं, जगह जगह पर स्थानांतरण या जगह जगह पर इसे स्थापित करवाने का प्रयास किया ताकि यह लोगों के नजरों में आ सके। लोगों के नजरों में जैसे ही ये चीजें आती है तो लोग उसके प्रति क्या होगा, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होगा, उससे लोग जानने की कोशिश करेंगे। जब जानने की लोग कोशिश करेंगे तो उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे अशोक के धम्म का क्या होगा, विकास होगा। ये सारी के सारे आप अपने मन से इसे क्या कर सकते हो, रिलेट करके लिख सकते हो। इस प्रकार से मैंने इसके आंसर को बनाया है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, बस एक छोटा सा काम करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के हर एक वीडियोज के लिए, क्लासेस के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, कमेंट करके तो आप हमको जरूर बता देना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर ये क्लासेस आपको जानदार शानदार लगी और चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो बस आपका एक छोटा सा काम है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यूनिवर्सिटी के हर बच्चों तक पहुंचाओ जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।